प्रिय विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने रस के विभिन्न अवयव एवं रस सूत्र का अध्ययन किया था। इस यूनिट में हम रस विश्लेषण और निष्पत्ति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो रस हमने देखा कि रस किसे कहते हैं। आप लोगों ने सीखा कि काव्य में जो आनंद की प्राप्ति होती है, काव्य को पढ़ने, सुनने या नाटक इत्यादि को देखने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। उसके बाद आता है रस सूत्र क्या है। तो रस सूत्र के बारे में बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि रस सूत्र किसने दिया या रस सूत्र किस ग्रंथ में दिया गया है या रस सूत्र लिखिए। तो ये आपको विशेष तौर से याद रखना है और ये सिर्फ इस कक्षा में नहीं, आगे की कक्षाओं एवं प्रतियोगिता परीक्षाओं में काम आने वाला महत्वपूर्ण बिंदु है। तो भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में रस सूत्र दिया। रस सूत्र किसने दिया? भरत मुनि ने। और किस ग्रंथ में दिया? नाट्य शास्त्र में। और रस सूत्र क्या है? विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। दोबारा देख लेते हैं। विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। तो यहाँ भरत मुनि ने रस की परिभाषा नहीं दी। इन्होंने कहा कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। अब भरत मुनि ने रस के स्वरूप पर विचार किया। वे कहते हैं कि रस इति कै पदार्थ है, अर्थात रस क्या पदार्थ है। और फिर वे स्वयं इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि आस्वाद्यत्वात्, अर्थात रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण होते हैं, इसलिए वह रस कहा जाता है। कि रस में आस्वाद प्रदान करने के गुण होते हैं, इसलिए वह रस कहा जाता है। अब भरत मुनि का रस विषय की चिंतन वस्तुगत है। भरत मुनि ने नाटक के 4 तत्व माने हैं: वस्तु, अभिनय, संगीत और रस। प्रथम 3 तत्वों को वे रस के आश्रित मानते हैं, अर्थात इन 3 तत्वों की योजना के रसानुरूप ही होनी चाहिए। अब भरत मुनि ने कहा कि जिस प्रकार नाना प्रकार के पदार्थ, व्यंजनों, औषधियों एवं द्रव्य के मिश्रण से भोज्य रस की निष्पत्ति होती है, उसी प्रकार नाना प्रकार के भावों के संयोग से स्थायी भाव ही नाट्य रस को प्राप्त हो जाते हैं। तो भरत मुनि का जो रस सूत्र आया, इसमें 2 शब्द, एक संयोग और दूसरा निष्पत्ति। इन शब्दों की व्याख्या उस समय की जाने अपेक्षित थी। तो कई विद्वानों ने, आचार्यों ने इसकी व्याख्या की और वे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहलाए। जिन विद्वानों ने इन 2 शब्दों संयोग और निष्पत्ति की व्याख्या की, वे रस सूत्र के व्याख्याता आचार्य कहलाए। इनके नाम और मत इस प्रकार हैं। सबसे पहले रस सूत्र के व्याख्याकार हैं भट्ट लोलट। ये बहुत बार प्रश्न आता है कि पहले व्याख्याकार, रस सूत्र के पहले व्याख्याकार कौन है? तो कौन है? भट्ट लोलट। दूसरे हैं आचार्य शंकुक, तीसरे हैं भट्ट नायक और चौथे हैं आचार्य अभिनव गुप्त। अब आता है भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद या आरोपवाद। भट्ट लोलट ने जो मत दिया वह उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है। आचार्य शंकुक का मत अनुमितिवाद कहा जाता है और भट्ट नायक के मत को भुक्तिवाद या भोगवाद कहा जाता है और अभिनव गुप्त के मत को अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। तो इन चारों जो व्याख्याकार हैं
इनके मतों को भट्टलोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद, शंकुक का मत अनुमितिवाद, भट्टनायक का मत भुक्तिवाद या भोगवाद और अभिनवगुप्त का मत अभिव्यक्तिवाद कहा जाता है। अब हम इन चारों की एक एक करके व्याख्या करेंगे। सबसे पहला है भट्टलोलट। भट्टलोलट के अनुसार रस की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के लिए कारण, कार्य और सहकारी कारण से उत्पत्ति संभव होती है। स्थायी भाव ही परिपक्वता को प्राप्त होकर रस कहलाते हैं। विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से स्थायी भाव परिपक्व होकर रस कहलाते हैं। रस अनुकार्य में होता है, अर्थात रस मूलतः राम इत्यादि जो मूल पात्र होते हैं उनमें रहता है, पर दर्शक जो अभिनेता है उन पर राम आदि का आरोप कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति राम का अभिनय कर रहा है, अमुक लक्ष्मण का अभिनय कर रहा है, तो वे आरोप कर लेते हैं अभिनेताओं पर। अतः अभिनेता यानी नायक में भी गौण रूप से रस रहता है। तो आचार्य जो लोलट हैं इन्होंने रस किसमें माना है? राम जो मूल पात्र हैं, असली में जो राम हैं उनमें रस को माना है। जो अभिनेता या नायक जो अभिनय कर रहे हैं उनमें गौण रूप से रस है। इसी कारण लोलट के मत को आरोपवाद भी कहा जाता है, क्योंकि दर्शक है वो अभिनेताओं पर राम का आरोप करता है कि अमुक व्यक्ति राम है। संयोग एक मिश्रित प्रक्रिया मानी है इन्होंने कि विभाव और स्थायी भाव के बीच जनक जन्य का संबंध होता है, कि विभाव तो जनक है और स्थायी भाव जन्य है। अनुभाव और स्थायी भावों के बीच गमक गम्य का संबंध होता है और संचारी भाव और स्थायी भावों के बीच पोषक पोष्य का संबंध होता है। इस प्रकार इन्होंने संयोग का अर्थ माना है उत्पाद्य उत्पादक संबंध। भट्टलोलट के अनुसार निष्पत्ति का अर्थ है उत्पत्ति। अब भट्टलोलट के मत की आलोचना करते हुए कहा गया है कि रस निष्पत्ति में वे सहृदय का कहीं उल्लेख नहीं करते। वास्तविकता यह है कि उन्होंने सहृदय का उल्लेख तो कहीं किया ही नहीं, यानी जो उस नाटक को देखने वाला व्यक्ति है उसको सहृदय कहा जाता है। किंतु उनका अभिप्राय यही था कि सहृदय ही राम आदि का अभिनय करने वाले पात्रों में मूल पात्रों का आरोप करता है और फिर इसी आरोपित पात्र में रस की प्रतीति करता हुआ स्वयं भी रसानुभूति करता है। किंतु यह संभव नहीं लगता, क्योंकि रस ज्ञान गम्य न होकर आस्वादनीय होता है। जब तक कि रति इत्यादि भाव की अनुभूति हृदय में नहीं होगी तब तक वह श्रृंगार रस की अनुभूति किसी अन्य को देखकर नहीं कर सकता। अतः भट्टलोलट का यह मत मान्य नहीं हुआ। आगे आता है आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। रस सूत्र के दूसरे व्याख्याता आचार्य शंकुक है। इन्होंने जो मत दिया वो अनुमितिवाद कहलाता है, अनुमान। उन्होंने रस सूत्र की व्याख्या अनुमान प्रमाण के आधार पर की कि सहृदय यानी जो दर्शक है वो जो अभिनेता जिसको नट कहा जाता है राम आदि पात्रों का आरोप नहीं करता, अपितु अनुमान कर लेता है। हम अनुमान कर लेते हैं कि अमुक व्यक्ति राम है, इसलिए उनका मत अनुमितिवाद कहलाता है। न्याय शास्त्र के अनुसार अनुमिति 4 प्रकार की होती है। राम को राम समझना, सम्यक प्रतीति, राम है अथवा नहीं है, संशय, संशयात्मक प्रतीति, राम को कुछ अन्य समझना, मिथ्या प्रतीति, राम जैसा है, सादृश्य प्रतीति। जैसे अपने रस्सी का उदाहरण भी ले सकते हैं कि कहीं रस्सी पड़ी है तो रस्सी को जब हम रस्सी ही समझ लेते हैं तो वो सम्यक प्रतीति, रस्सी है अथवा सांप है
तो ये संशयात्मक प्रतीति, रस्सी को सांप ही समझ लेना मिथ्या प्रतीति, और रस्सी सांप जैसी है सादृश्य प्रतीति। तो इन्होंने चित्र तुरंग, तुरंग होता है घोड़ा, ज्ञान के आधार पर इसकी व्याख्या की कि हम चित्र में बने घोड़े को देखकर कहते हैं कि यह घोड़ा है, तो यह चित्र तुरंग ज्ञान कहलाता है। इसी के आधार पर दर्शक अभिनेता पर राम की प्रतीति कर लेता है। नट की अभिनय कुशलता के कारण इसी अनुमान किए गए पात्र में रति आदि भावों का भी अनुमान कर लेता है। इस विलक्षण अनुमान को कला प्रतीति कहा जाता है। यानी शंकुक ने इसकी व्याख्या अनुमान के आधार पर की कि हम दर्शक है, वो जो अभिनय करने वाला व्यक्ति है, जैसे राम का कोई अभिनय कर रहा है, जैसे रामलीला में राम का अभिनय करने वाला कोई व्यक्ति है, तो हम उसमें अनुमान कर लेते हैं कि यह राम है। तो शंकुक का जो मत है वो अनुमान पर आधारित है। इन्होंने संयोग का अर्थ बताया है अनुमान, और निष्पत्ति का अर्थ कहा अनुमिति। लेकिन इस मत को भी मान्यता नहीं मिली। इस मत की आलोचना करते हुए कहा गया कि अनुमान बुद्धि का विषय है और रस भावना से जुड़ा हुआ है। यानी अनुमान लगाना बुद्धि का काम है, और जो रसानुभूति है, रस की अनुभूति होती है, वो हृदय यानी भावना से जुड़ी हुई है। अतः इन दोनों की सम्मति नहीं बैठ सकती, भावों का अनुकरण नहीं किया जा सकता, तथा रस का अनुमान भी असंगत ही प्रतीत होता है, भले इसे कला संबंधी विलक्षण अनुमान ही क्यों न माना जाए। तो इस प्रकार आज हमने भरत मुनि का रस सूत्र और उसके व्याख्याता आचार्य में से दो आचार्य भट्ट लोलट और आचार्य शंकुक का अध्ययन किया, जिसमें भट्ट लोलट का मत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद कहा जाता है और आचार्य शंकुक का मत अनुमितिवाद कहा जाता है। बाकी के दो आचार्यों की व्याख्या हम कल करेंगे। धन्यवाद।